Hello students, very good evening. This is Juhi Mishra, your biology educator from an academy and foundation batch. आज की हमारी इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको क्लासिकल बायोलॉजी और डिटेल में क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी ये जानते ही नहीं है कि बायोलॉजी में कितने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमको डिस्कस करना है, उनमें कौन कौन सी मेन कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, और हम कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, या उनके जो साइंटिफिक अप्रोचेज हैं क्लासिफिकेशन के वो क्या हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपके NTSC, NSC, JS ओलंपियाड्स के लिए, ये नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेक्टिव। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी यूनिट आपको अगर पढ़नी है, बुक से पढ़नी है, देन यू कैन स्विच टू योर NCERT। दिस इज़ यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने इसलिए इसको पहले ऑप्ट किया है ताकि मैं आपको पहले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगी, तब कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की। तीसरा इसमें आपको मिलेगा प्लांट किंगडम, और चौथा जो आपको मिलेगा वो एनिमल किंगडम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या इनका कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वेट। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ द इवनिंग क्लास। सबसे पहले तो आप इनसे मिलिए। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बियोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये वो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं अटेम्प्ट किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, अप्रोच किया था। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम आप देख पा रहे हैं। इन्होंने लिविंग बीइंग्स को दो ग्रुप में रखा था। एक सिंपल, जो चल फिर नहीं सकते, खाना खुद से बनाते हैं, ग्रीन होते हैं, वो प्लांट हैं। और जो चल फिर सकते हैं, किसी दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं प्लांट के बाद एनिमल। ठीक है। प्लांट्स में इन्होंने 3 सेक्शन लिए थे हाइट के बेसिस पे, स्मॉल प्लांट, मीडियम प्लांट और लार्ज। हर्ब, श्रब, ट्री आगे चल के ये आप समझेंगे। और एनिमल्स में लिया कि जो लैंड पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल, पानी में रहते हैं एक्वेटिक, एयर में जो रहते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रोब्स हो जाएंगे। उड़ने वाले तो आर्बोरियल, फ्लाइंग्स, पेड़ पे रहने वाले। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिंपल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। सिंपल का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कोई कैरेक्टर जो आपको दिखाई देता है, जो अपीयरेंस वाइज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, उनको आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए देखते हैं। पहले इन्होंने प्लांट को हर्ब में, श्रब में और ट्री में डिवाइड किया। ट्री जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी हाइट बहुत होती है, मजबूत होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। श्रब वो होते हैं जैसे रोजेज हैं, जैसे झाड़ी वाले पेड़, जिनमें मेन स्टेम नहीं होती। और हर्ब्स जो होते हैं जैसे तुलसी है, ठीक है, और ग्रासेस हैं, सेज प्लांट है। तो जो डेलिकेट जैसे पुदीना है, ये सब हर्ब्स में आते हैं, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती, प्लांट डेलिकेट होते हैं, लाइफ जो स्पेन होती है वो कम होती है। तो हर्ब, श्रब और ट्री, ये 3 सेक्शन है। एरिस्टोटल ने पता है एनिमल का भी क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने एनिमल्स को ब्लड सेल्स के कलर के बेसिस पे या ब्लड के कलर के बेसिस पे डिवाइड किया। जिनमें रेड ब्लड होता है उनको इनेमा बोला, जिनमें रेड ब्लड नहीं होता उनको एनेमा बोला। तो रेड ब्लड वाले एनिमल्स में मैमल, हम लोग खुद आते हैं, लिजार्ड, रेप्टाइल, बर्ड यानी एवीज, और फिशेज यानी कि पिसेस। ये सारे एनिमल में ब्लड रेड होता है। ठीक है। और एनिमल विदाउट रेड ब्लड, तो इसमें इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स आते हैं जिसमें कलरलेस ब्लड होता है, जेलीफिश आती है। ठीक है।
और एम्फीबियंस में भी ब्लड रेड होता है। नेक्स्ट है लीनियस हैं ये, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मतलब इन्होंने बोला कि पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट होते हैं, एक एनिमल होते हैं, और मतलब तीसरा कोई नहीं होता। कुछ कैरेक्टर लिए थे कि प्लांट वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, क्लोरोफिल होता है, खाना खुद से बनाते हैं, ग्रीन होते हैं, सेल वॉल होती है, और बाकी जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, खाना किसी रेडीमेड से लेते हैं, तो ऐसे को इन्होंने बोला कि वो एनिमल्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस थे, यहाँ पे प्रॉब्लम भी थी, तो क्रिटिसिज्म हम लेंगे। तो पहले आप क्लासिफिकेशन देख लें। प्लांटी में प्लांट्स को रखा, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा। प्लांट्स एनिमल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर ही लेते हैं कि ऑब्वियसली मोर क्लियर कि प्लांट कौन है, एनिमल कौन है। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये शुरू में सबसे पहले बहुत यूज़ हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ बाद में क्रिटिसिज्म हुई। जैसे फंजाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो फंजाई होती है, जिसको फंगस कहते हैं, तो फंगस में देखो सेल वॉल होती है और वो काइटिन नाम के केमिकल्स की बनी होती है। काइटिन ये एक पॉलीसेक्राइड है। तो फंगस को इन्होंने रखा था प्लांट में, चूँकि सेल वॉल होती है भाई, चल फिर भी नहीं सकता प्लांट की तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फंगस में क्लोरोफिल भी नहीं होता। फंगस खाना कभी खुद से नहीं बनाता, हमेशा वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या किया, अब ये क्रिटिसिज्म हो गई कि भाई गलत है, फंगस को नहीं रखना चाहिए प्लांट्स में। एक गलती एनिमल्स के साथ भी हुई, इन्होंने एनिमल्स में यूग्लिना को रख दिया। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती है। यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है। अब जो क्लोरोफिल के साथ है तो उसको तो प्लांट होना चाहिए, एनिमल में क्यों रखे? तो इसलिए रखे कि न तो इसमें सेल वॉल है, पेलिकल होती है, इसमें फ्लेक्सिबल प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी बात ये चल फिर सकता है, इसमें फ्लैजेला होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन पता है अच्छे से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, कौन फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता है, किस में सेल वॉल है नहीं है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, मतलब कमी रह गई। तो फिर आगे बढ़ा जाए तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट का सेक्शन था उसमें इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, एल्गी को रखा, फंगस को रखा, ब्रायोफाइट्स को रखा, टेरिडोफाइट्स को रखा, जिम्नोस्पर्म्स को रखा और एंजियोस्पर्म्स को रखा। आप ये भी समझ लीजिए कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, जिम्नो और एंजियो ये तो प्लांट हैं, लेकिन बैक्टीरिया बाद में अलग होगी, फंगस बाद में अलग होगी, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट नहीं है और फंगस भी प्लांट नहीं है। और ये सारा मतलब इनका क्लासिफिकेशन था वो इस चीज़ पर था कि इनमें जितने भी हैं बैक्टीरिया से लेके एंजियोस्पर्म्स तक सब में सेल वॉल है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकान नाम के केमिकल की होती है, लेकिन बैक्टीरिया माइक्रोब है, ये मोनरा में चला गया बाद में। एल्गी तो प्लांट है, सेल वॉल सेलुलोज की। फंगस प्लांट नहीं है, फिर भी सेल वॉल होती है काइटिन की। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये सब प्लांट्स हैं, सेल वॉल सेलुलोज की होती है। इनमें भी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो तक नॉन फ्लावरिंग ग्रुप है, इनमें फ्लावर नहीं बनता। और एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। सबसे एडवांस ग्रुप होता है ये प्लांट्स का, जिसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड सब कुछ होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ बैक्टीरिया को, जिसके फ्लैजेला आपको दिख रही है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ये आप कुछ फंगस को देख रहे हैं, बारिश का मौसम है, गीली लकड़ियों के ऊपर आराम से निकल आते हैं। ये एल्गी है, थैलॉइड बॉडी होती है, रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं है। ये ब्रायोफाइट है, ये स्फैग्नम है। इट्स अ टेरिडोफाइट जिसमें सरसनेट वर्नेशन होती है, यानी कि यंग लीफ जो होती है वो सांप की तरह सर्पेंटाइन कॉइलिंग शो कर, इनको फर्न कहा जाता है। बुके में आप देखते होंगे ये जो लीफ आपको दिख रही है, बुके में आपने देखी होगी, हमेशा यूज़ होती है, तो फर्न है, ये टेरिडोफाइट है। फिर ये जिम्नोस्पर्म है, ये पाइनस है। इसका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कोन कहलाता है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जिम्नोस्पर्म के बाद ये रहा एंजियोस्पर्म, ये हिमीलिया पेटेंस का फ्लावर है और इसमें फ्लावर है। फ्लावर
प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑर्गेनिज्म को पता है इन्होंने अलग अलग फिर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया। तो लीनियस जो थे ना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया को रखा, और बाकी जितने भी बच गए उनको यूकैरियोट्स में डाल दिया। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अब देखो प्रोकैरियोट का क्या मतलब होता है। प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको आप प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब जस्ट अपोजिट टू दिस, जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होती है, और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वेल डेवलप न्यूक्लियस होती है। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस सेल के साइटोप्लाज्म में जो होती है वो बिखरी हुई होती है। ये जो ग्रीन वाला फिगर आप देख रहे हैं ये नॉस्टॉक एनाबेना है, जो कि एक सिम्बियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गा है। ब्लू ग्रीन एल्गी प्लैनेट पर वो पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की है, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज करने वाली फोटोसिंथेसिस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा। जैसे क्लमाइडोमोनाज यूनिसेलुलर होता है, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन दोनों को एल्गी में रखा। अभी नए एनसीईआरटी में भी ये मॉडिफिकेशन हुआ है कि पहले क्लमाइडोमोनास को ग्रीन एल्गी में पढ़ा जाता था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, लेकिन क्लमाइडोमोनास को अब एल्गी से निकाल के प्रोटिस्टा में रखा गया है, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। ये क्लमाइडोमोनास की सेल आप देख रहे हैं, इसमें दो फ्लैजेला होती है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। फूड स्टोर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में जिसको पायरिनॉइड कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्पाइरोगायरा, इसकी पहचान है कि इसमें स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पिरोगायरा की पहचान है। अभी जो क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन है वो ये नहीं बता पाया कि हेट्रोट्रॉपिक फंगस और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट अलग अलग हैं, क्योंकि इन्होंने फंगस को प्लांट में ही रखा, जबकि ये बात गलत है। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं और फंगस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला कि इन्होंने ये देखा कि भाई फंगस में सेल वॉल है, वो काइटिन की बनी है, जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है। तो कुछ कैरेक्टर तो फंगस के मिल गए प्लांट से, फंगस चल नहीं सकता, फंगस में सेल वॉल होती है, लेकिन जो फूड वाला मेन कैरेक्टर है वो तो मैच हुआ नहीं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम आ गई फिर। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और ये सेलुलोज का केमिकल स्ट्रक्चर है। खैर केमिकल स्ट्रक्चर आपको बहुत तैयार नहीं करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दो किंगडम क्लासिफिकेशन जब बीता, मतलब ये रिजेक्ट हुआ, क्रिटिसाइज हुआ, कमी आप देख ही रहे हैं, फंगस प्लांट वाला चक्कर है, यूनी और मल्टी का प्रॉब्लम है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का प्रॉब्लम है। तो इसके बाद पता है साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि हमें और भी कैरेक्टर्स पर काम करना चाहिए, जैसे सेल का स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यूकैरियोट में लें कि प्रो में लें। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा तो यूकैरियोट में रखेंगे, नहीं होगा तो प्रोकैरियोट में रखेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेचर ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो है वो है भी कि नहीं है, पहली बात तो ये। फिर अगर है तो कौन से केमिकल की बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो मेन है, खाना खुद से बनाना है कि रेडीमेड खाना है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेंगे। हैबिटाट लेना है, कहाँ पाया जाएगा, कैसी जगह ओरिजिन है, कहाँ सर्वाइवल है, और बाद में आएगा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट से डेवलप हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, बडिंग हो जाए, तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा।
अगर ज़ूस्पोर वगैरह बन जाए जिसमें गैमेट तो ना बने लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पोर बनता है तो एसेक्सुअल बोलेंगे। और जनरली क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल ही होता है। नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल हम कह सकते हैं, मतलब जिसमें स्पर्म और एग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। और जो वेल डेवलप एडवांस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्पर्म बनेगा, एग बनेगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट होगा, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। फिर एक आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये बात आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। तो फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कहाँ से हुई है, कौन इसका पूर्वज है, ये कब बना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बैक्टीरिया की मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने दिख रही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने का क्या मतलब है पता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होता। फिर इसके बाद आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, एटीपी बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है जो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता अंदर से। सेल मेम्ब्रेन होती है जो आउटलाइन बनाती है। सीलिया भी निकला है, लाइजोसोम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। एक स्ट्रक्चर आपको लाइजोसोम के नीचे दिख रहा होगा, सेंट्रियोल लिखा हुआ है। सेंट्रियोल का जो काम होता है वो डिवीजन का होता है एनिमल सेल्स में। तो सेंट्रियोल देख के ये बता सकते हैं आप कि ये एक एनिमल सेल है, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता। गोल्जी एपरेटस होता है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, ये सेल में जितने भी केमिकल्स का सिक्रीशन हो रहा है उन सबको ये क्या करता है, पैक कर देता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये जैसे लिपिड्स का सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है जो एक उलझा हुआ धागा, आगे चल के क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, डीएनए पर जीन होता है। तो जब ये क्रोमेटिन मतलब सेल जब डिवाइड नहीं करती तो उस समय क्रोमोसोम अनकंडेंस्ड होता है, डीकंडेंस्ड होता है और वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है। ये प्लांट आप देख रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट एनर्जी को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेगा। यहाँ पे देखो आप, तो लाइट एनर्जी सन से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रहा है, क्लोरोफिल लीव्स में है, ग्रीन पार्ट में, ठीक है, पानी उसको सॉइल से मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए और बदले में बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और कुछ मात्रा पानी की रिलीज होती है और बाकी जो लाइफ गैस है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है वो मतलब वो लिबरेट होती है इसमें। ठीक है, तो ये बात भी आपने समझनी है। ये मतलब फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो प्लैनेट पर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो सर RH विटेकर हैं, इनको आप देख पा रहे हैं 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। सर RH विटेकर का क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है, जो फाइलोजेनेटिक भी है, सीक्वेंस में भी है। इन्होंने सबसे पहले किंगडम बनाया मोनेरा। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा, यहाँ पे आ जाएंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर आया प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बाद में ये जो फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, इन तीनों ही किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो ये याद रखिएगा। प्रोटिस्टा में जैसे ये आपको दिख रहा है, फंगस में, देन प्लांट्स में, देन एनिमल्स में। ठीक है, वैरायटी इसमें भी बहुत है। तो 5 किंगडम को सबसे पहला काम सीक्वेंस में तैयार करिए,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, हमने सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 करके लेना है। आज तो मैं आपको एक कंपैरेटिव बता दूं कि पांचों किंगडम्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बाद फिर हम एक एक किंगडम को कवर आउट करेंगे। सबसे पहले आप सेल टाइप की बात करिए कि मोनेरा में कौन सी सेल होती है, तो प्रोकैरियोट। इसीलिए पता है किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। फिर प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, फंगस में भी यूकैरियोट, प्लांट में भी यूकैरियोट और एनिमल में भी यूकैरियोट। दूसरा कैरेक्टर है सेल वॉल का। मोनेरा में होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं होती है, पॉलीसेक्राइड की होती है, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमिनो एसिड की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, कुछ में नहीं। कहते हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फंगस जैसे भी होते हैं। ठीक है, और कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। और जिनमें नहीं होती है तो नहीं होती है, लेकिन होती है तो सेलुलोज की होती है। फंगस में काइटिन की होती है, सेलुलोज की नहीं होती। प्लांट्स में सेलुलोज की होती है और एनिमल्स में तो एब्सेंट है, सेल वॉल ही नहीं होती है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब प्रोकैरियोट के साथ ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि प्रोकैरियोट में कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो मतलब नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में होती है, तो सब जगह प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा की बॉडी सेलुलर है, मतलब सेल सेल होती हैं सिर्फ। ठीक है, प्रोटिस्टा की भी सेलुलर, यूनिसेलुलर है। लेकिन फंगस में आपको मल्टी सेलुलैरिटी मिलेगी। कुछ लूज टिश्यू जैसे प्लेक्टेन काइमा, प्रोजेन काइमा मिलेगा। प्लांट्स में टिश्यू भी मिलेगा जैसे पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। प्लांट में ऑर्गन्स मिलेंगे, रूट स्टेम लीफ आपको मिलेगी, फ्रूट मिलेगा, फ्लावर मिलेगा। एनिमल में तो टिश्यू मिलेगी जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ऑर्गन्स मिलेंगे हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। सिस्टम सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल्स का है। अगला कैरेक्टर जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है। मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रो भी होता है। खुद से खाना बनाए तो ऑटोट्रॉपिक, अगर रेडीमेड खाना खाए तो हेट्रोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में भी आप देख पा रहे हैं दो है। अगर केमिकल एनर्जी को लेके खाना बना रहा है तो कीमोसिंथेटिक बोलेंगे। लाइट एनर्जी को लेके खाना बना रहा है तो फोटोसिंथेटिक बोलेंगे। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है रेडीमेड फूड पे डिपेंड करने वाला। अगर डेड और डिकेइंग पर ग्रो करे तो सेप्रोफाइट। लिविंग होस्ट पे अगर खाने के लिए डिपेंड करे तो पैरासाइट कहते हैं। प्रोटिस्टा ऑटो और हेट्रो दोनों होती है। अगर ऑटो होगी तो फोटोसिंथेटिक ही होगी। फंगस ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर सेप्रोफाइट, डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेगी। पैरासाइट भी बहुत सारे जैसे रिंगवर्म डिजीज़ है, डेंड्रफ है, बहुत सारी बीमारियां हैं फंगस से होती है। प्लांट्स ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक, खाना फोटोसिंथेसिस से बनेगा। एनिमल ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, जिसमें कुछ तो जैसे अर्थवर्म होंगे ये सेप्रोफिटिक हैं और हम लोग होलोजोइक हैं। एमीबा तो खैर प्रोटिस्टा में आती है। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा होलोजोइक हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव चार्ट है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके किंगडम्स को स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक ब्रीफ अकाउंट के लिए काफ़ी है, यहाँ तक इसको रिवाइज करिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, मोनेरा का डिस्क्रिप्शन लेंगे, फंगस का लेंगे, प्रोटिस्टा का लेंगे, देन विल स्विच टू प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट एनिमल तो अलग से 2 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगा। टिल देन स्टे ट्यून विथ मी ओनली ऑन अनअकैडमी। एंड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।